सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं फ्लेमिंगो क्लास 12 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ये जो क्वेश्चन आंसर हैं ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन आंसर के अलावा मुझे नहीं लगता कुछ और भी आपके एग्ज़ाम में पूछेंगे, क्योंकि ये जो मैं क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में बताने वाली हूँ ये पास्ट ईयर्स आए हुए क्वेश्चन आंसर है, जो मतलब पहले आ चुके हैं। वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैंने इस वीडियो में लेके आई हूँ, और इन्हीं क्वेश्चन आंसर को आपको ना, क्वेश्चन सारे यही होते हैं, यही इसके सेम आंसर होते हैं, बस ये क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज कर देते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं इनको ना ध्यान से देखना, क्योंकि इसके अलावा कोई क्वेश्चन आंसर आपसे और नहीं पूछेंगे, सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज को ही चेंज कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा जो चैप्टर होने वाला है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर हम करते चलेंगे। तो जो पहला चैप्टर है वो है द लास्ट लेसन। तो लास्ट लेसन के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो देखते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, हाउ डिड फ्रेंच रिएक्ट टू दिस डिक्लेरेशन ऑफ एम हेमेल। जो एम हेमेल हैं उनके टीचर हैं फ्रांच के, उन्होंने बोला था कि ये तुम्हारा लास्ट लेसन है जो आज एम हेमेल देने जा रहे हैं। तो इस पर फ्रांच का क्या रिएक्ट था, तो वही पूछा है। व्हेन एम हेमेल डिक्लेयर्ड दैट इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, अ ग्रिम रियलाइजेशन डाउन ऑन फ्रांच दैट ही हैड सो मच मोर येट टू लर्न। मतलब जब उन्होंने बोला कि ये तुम्हारा लास्ट लेसन है, तो फ्रांच को एक गंभीर एहसास हुआ कि उसे अभी तो बहुत कुछ है जो उसको अभी पढ़ना है, लेकिन उसने पढ़ा नहीं है। मोर येट टू लर्न, अभी कोई बहुत कुछ पढ़ने के लिए, लेकिन उसने पढ़ा नहीं है। तो ही फेल्ट सॉरी फॉर वाइलिंग अवे हिज टाइम एंड स्किपिंग दिस लेसन हिज लेसन। मतलब फ्रांस को सॉरी फील हुआ कि उसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, उसको गिल्टी फील हो रहा है, उसको अंदर से गिल्टी फील हुआ, उसको सॉरी फील हुआ कि वो जब भी उसको पढ़ने का टाइम मिलता था तो वो स्किप कर देता था अपने लेसन को। और वो जिस दिन वो आज आया है क्लास में, तो उस दिन वो अपनी क्लास को मिस करने वाला था, लेकिन उसका मन बना कि वो शायद क्लास में चला ही जाए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। नाउ ही डिड नॉट वॉन्ट टू पार्ट विद हिज बुक्स। लेकिन अब वो अपने बुक्स का पार्ट नहीं होगा, मतलब अब वो फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ेगा। विच ही हैड अर्लियर कंसिडर्ड अ नॉइसेंस। मतलब अब वो उन बुक का पार्ट नहीं होगा जिसको वो पहले नॉइसेंस समझता था। मतलब वो समझता था कि इन बुक में कुछ नहीं रखा, ये बेकार चीज़ है, लेकिन अब वो उसको काफ़ी अच्छी लग रही है। ही वॉज ऑल्सो डीपली पेन्ड एट द थाट दैट एम हेमेल वॉज लिविंग। और इसको ये वाला थाट जो था ये भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था कि एम हेमेल अब उसको नहीं पढ़ाएंगे, एम हेमेल अब स्कूल छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर थंडर क्लैप दीज वर्ड वर टू मी, विच वर द वर्ड्स दैट शॉक्ड एंड सरप्राइज लिटिल फ्रांच। उसने बोला कि ये जो वर्ड है वो मुझे एक थप्पड़ की तरह लग रहे हैं, तो वो कौन से वर्ड्स थे, इस क्वेश्चन में वो पूछा है। तो इसका आंसर होगा, When M. Hamel mounted on the chair and announced that he was there to teach his last French lesson that day। जब एम हेमल कुर्सी पर बैठे थे और उन्होंने अनाउंसमेंट की पूरे क्लास में कि मैं जो आज पढ़ाने वाला हूँ, जो मैं आज आपको डिलीवर करने वाला हूँ, ये आपके फ्रेंच का लास्ट लेसन होगा। तो ये वर्ड जो थे वो उसको काफ़ी शॉक कर दिया था। तो फ्रांस वॉज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड। एक तो वो शॉक हो गया था और ऊपर से सरप्राइज हो गया था, मतलब अचानक से ये कैसे हो गया। और ही फेल्ट वेरी गिल्टी फॉर डिलिबरेटली इग्नोरिंग टू लर्न हिज नेटिव लैंग्वेज। और उसको काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील हुआ कि वो अपने लैंग्वेज को इग्नोर कर रहा था। ठीक है, एंड ही सडनली डेवलप्ड अ स्ट्रेंज फैसिनेशन फॉर हिज लैंग्वेज एंड हिज स्कूल। और उसको एक अजीब सा आकर्षण हो गया अपने स्कूल को लेके और अपनी लैंग्वेज को लेकर, अपनी नेटिव लैंग्वेज को लेके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन अ बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पर क्या लगाया हुआ था। तो बुलेटिन बोर्ड पर क्या था, तो आंसर है, अ नोटिस हैड बीन पुट अप ऑन अ बुलेटिन बोर्ड इन्फॉर्मिंग द पीपल अबाउट द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन विच डिक्लेयर दैट द ओनली जर्मन वॉज टू बी taught इन अ स्कूल ऑफ अल्सेक एंड लॉरेन। मतलब जो बुलेटिन बोर्ड था उस पर एक अनाउंसमेंट लगी हुई थी, जो कि ऑर्डर कहाँ से आया था, ऑर्डर आया था बर्लिन से। वो लगा हुआ था बुलेटिन बोर्ड पे कि जो अल्सेक एंड लॉरेन के स्कूल हैं उनमें सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, उनकी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। दे हैड ऑल्सो बीन इन्फॉर्म दैट द न्यू जर्मन टीचर वॉज कमिंग ऑन अ फॉलोइंग डे। और उस बोर्ड पर यह भी लगा हुआ था कि जो आपके जर्मन टीचर हैं वो
थोड़े ही दिनों में आ जाएंगे आपको जर्मन पढ़ाने और आपकी फ्रेंच लैंग्वेज आपसे दूर हो जाएगी, ठीक है। तो ये था बुलेटिन बोर्ड पे पुट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, हु डिड एम हेमेल ब्लेम फॉर द नेग्लेक्ट ऑफ लर्निंग ऑन अ पार्ट ऑफ बॉयज़ लाइक फ्रांच। अब मतलब एम हेल किसको ब्लेम करते हैं कि उनको मतलब जो पढ़ने के लिए किसको ब्लेम करते हैं कि बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा, लड़कों को पढ़ने के लिए नहीं दिया जा रहा, तो वो किसको निगलेक्ट करते हैं कि किसकी गलती किसकी है ये। तो एम हेमेल ब्लेम वेरियस पीपल फॉर डिफरेंट रीजन फॉर द नेग्लेक्ट लर्निंग ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज़ लाइक फ्रांच। फ्रांच की तरह जो लड़के थे उनको ब्लेम करने के लिए उन्होंने काफ़ी लोगों को बोला था, काफ़ी लोगों को ब्लेम किया था कि मतलब फ्रांच जैसे लड़के जो हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं, तो उसका रीज़न क्या है। तो उन्होंने काफ़ी लोगों को ब्लेम किया था। तो फर्स्ट ही ब्लेम द पेरेंट्स फॉर नॉट बीइंग एंग्जियस टू हैव देयर चिल्ड्रन लर्न टू रेदर इंगेजिंग दैम इनटू हाउस होल्ड वर्क। मतलब एक तो उन्होंने सबसे पहले पेरेंट्स को ही ब्लेम किया था कि उनको बिल्कुल भी मतलब उत्सुक नहीं है उनके पेरेंट्स बिल्कुल भी बच्चों को पढ़ाई कराने के लिए, मतलब वो पढ़ाई की बजाय अपने बच्चों को घर के काम कराने के लिए ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। और फिर क्या हुआ, ही ब्लेम द बॉयज़ देमसेल्फ फॉर प्रेफरिंग टू द वर्क ऑन मिल्स एंड फार्म्स। और उन्होंने फिर बॉयज़ जो लड़के थे उनको खुद को उन्होंने ब्लेम किया था कि ये जो लड़के हैं इतनी ही गलती उन लड़कों की भी है कि वो खुद पढ़ते नहीं है, वो प्रेफर करते हैं मतलब पढ़ने की जगह वो प्रेफर करते हैं वर्क को, मतलब मील में काम करना और फार्म्स में काम करना उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है बजाय पढ़ने के। एंड ही ऑल्सो ब्लेम हिमसेल्फ फॉर सेंडिंग बॉयज़ टू ईरान फॉर हिज कन्वीनियंस। और वो ऊपर से खुद को भी ब्लेम करते हैं कि मैं भी मतलब इसका पूरा जिम्मेदार मैं भी हूँ, क्योंकि मैंने उन लड़कों को अपने काम के लिए उन्हें मैंने बाहर भेजा और उनको पढ़ने नहीं दिया, तो इसकी जिम्मेदार मैं भी हूँ, उनके पेरेंट्स भी हैं और वो बच्चे खुद भी ब्लेम हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड एम हेमेल टेल द पीपल in the class about French language? What did he ask them to do and why? फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एम हेमेल ने क्या बोला और उन्होंने क्या करने को कहा और क्यों करने को कहा। तो एम हेमेल टोल्ड द पीपल इन हिज क्लास दैट फ्रेंच वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। एम हेमेल ने कहा कि फ्रांच दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है, सबसे स्पष्ट भाषा है और सबसे ज़्यादा तत्कालिक भाषा है, मतलब सबसे ज़्यादा तर्क देने वाली भाषा है। क्या है? फ्रांच, ठीक है। तो उन्होंने कहा, वैसे सबको अपनी भाषा अच्छी लगती है, तो उन्होंने भी कहा कि सबसे ज़्यादा अच्छी भाषा क्या है? फ्रेंच है। तो उन्होंने कहा ही एडवाइज देम टू गार्ड इट अमोंग देमसेल्फ एज अ नेवर टू फॉरगेट इट बिकॉज इट वुड प्रूव टू बी की टू देयर प्रिजन व्हेन दे वर इन स्लेव्ड। और उन्होंने कहा कि अपनी भाषा को कभी भी मत भूलना, क्योंकि ये जो तुम्हारी भाषा है तुम्हारे लिए काम करेगी जब तुम प्रिजन में होगे, मतलब जब तुम जेल में होगे तो ये तुम्हारे लिए एक की की तरह साबित होगी। मतलब जब ये लोग तुम्हें गुलाम बना लेंगे तो ये तुम्हारी जो भाषा है, मतलब जो तुम्हारी लैंग्वेज है, वो तुम्हारे लिए एक प्रिजन में बंद की की तरह होगी। अगर प्रिजन में बंद किसी व्यक्ति को अगर उसकी की दे दी जाए, उसकी चाबी दे दी जाए, तो ये भाषा तुम्हारे लिए वैसा काम करेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ सारे। तो ये है, वाई वर द एल्डर्स ऑफ द विलेज सिटिंग इन अ क्लासरूम। मतलब जो विलेज के लोग थे जो क्लासरूम में पीछे की ओर आके बैठे थे, वो बैठे क्यों थे। तो है आंसर है इसका, द एल्डर्स ऑफ द विलेज वर सिटिंग इन अ क्लासरूम एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट विच दे वॉन्टेड टू शो फॉर देयर लैंग्वेज एंड देयर कंट्री। जो लोग आके बैठे थे वो रिस्पेक्ट दे रहे थे अपनी लैंग्वेज को और अपनी कंट्री को। दे फेल्ट सॉरी फॉर नॉट हैविंग लर्न देयर लैंग्वेज एंड वॉन्टेड टू थैंक्स टू एम हेमेल फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। और वो अपनी लैंग्वेज को वो गिल्टी फील कर रहे थे कि उन्होंने अपनी लैंग्वेज को कभी पढ़ नहीं पाए। एक तो वो सॉरी फील कर रहे थे खुद को कि वो पढ़ नहीं पाए, और वो एम हेमेल को उनके 40 साल की रेस्पेक्टफुल, मतलब उनकी फेथफुल सर्विस को थैंक्स देने आए थे। एम हेमेल को थैंक्स देने आए थे कि उन्होंने 40 साल तक कितने अच्छे से इन बच्चों को और अपनी स्कूल को पढ़ाया उनकी लैंग्वेज, ठीक है। तो उनको थैंक्स देने आए थे, ठीक है। तो ये आपका पहला चैप्टर ख़त्म हो चुका है। और इसका एक क्वेश्चन और है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी आप पढ़ लेना। मैंने इसमें ऐड नहीं कर पाई मैं। जो मतलब क्वेश्चन ये है
कि जब फ्रेंच जो इनके टीचर हैं एम हेमिल, उस दिन उन्होंने जो ड्रेस पहन रखी थी वो क्यों पहन रखी थी, जो उन्होंने ड्रेस पहन रखी थी ना, वो वाला क्वेश्चन एक बार आप और देख लेना, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है हमारा लॉस्ट स्प्रिंग। तो नेक्स्ट चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग है, इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द राइटर मीन व्हेन शी सेज साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। मतलब जब वो लेखिका कहती है कि साहिब अब अपना खुद का मालिक नहीं रहा, तो इस पे कहने का उनका क्या मतलब है, मतलब वो ऐसा क्यों कहती हैं। तो सिंस साहिब नाउ वर्क्स इन अ टी स्टॉल, मतलब अब साहिब टी स्टॉल पे काम कर रहा है। ही इज़ नाउ बाउंड टू हिज मास्टर एंड फील्स बर्डन, और वो अपने मालिक से बंधा हुआ है और खुद पे एक बर्डन फील करता है, मतलब खुद पे एक बोझ फील करता है। द स्टील कनिस्टर ही कैरीज इज़ वेरी हैवी एज़ कम्पेयर टू हिज लाइट प्लास्टिक बैग, और जो स्टील का कनिस्तर वो अपने कंधे पे लेके घूमता है वो ज़्यादा हैवी है कि जब वो एक प्लास्टिक का बैग अपने कंधे पे लेके मतलब कूड़े बीनने जाया करता था, वो हल्का होता था, इसका स्टील का कनिस्तर ज़्यादा भारी है कंपेयर करें तो, ठीक है। और आगे है, द बैग वॉज हिज ओन एंड द कनिस्टर बिलोंग्स टू हिज मास्टर, और जो उसका बैग था, मतलब जिसमें वो कूड़ा करकट बीनता था, वो उसका अपना बैग था, और जो ये स्टील का कनिस्तर है वो उसके मालिक का है। whose orders he now has to follow, जिसके अब वो आदेश के पालन करते हुए चल रहा है। so he is no longer his own master, तो इसीलिए वो अपना खुद का मास्टर नहीं है, क्योंकि पहले ये खुद की मर्जी से काम करता था, जब चाहे चला जाता था कूड़ा करकट बीनने, जब चाहे आ जाता था, लेकिन अब वो अपने मालिक से बंधा हुआ है, इसको उसके ऑर्डर फॉलो करने पड़ते हैं। चलिए, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहिब हैप्पी वर्किंग एट अ टी स्टॉल, वाई एंड वाई नॉट। क्या साहिब खुश है जब वो टी स्टॉल पे काम कर रहा है, तो मतलब वो खुश है, उस काम से अपने खुश है। तो आंसर है नो, साहिब इज़ नॉट हैप्पी वर्किंग एट अ टी स्टॉल। साहिब टी स्टॉल पे काम करके खुश नहीं है। इवन थॉट, मतलब मान लेते हैं क्या, इवन दो, मतलब एक तो उसको ही नाउ गेट्स अ फिक्स्ड इनकम ऑफ, मतलब एक तो उसको एक फिक्स इनकम मिलती है 800 रुपी, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। अलॉन्ग विद ऑल हिज मील्स, और भी उसके मील्स के साथ, उसके खाने के साथ उसको 800 रुपये अलग से मिलते हैं। ही हैज़ लॉस्ट हिज फ्रीडम एज हिज केयर फ्री डेज, और एक तो उसने अपने फ्रीडम खो दी है इस दुकान पे काम करने से, और उसके जो केयर फ्री डेज थे, मतलब वो कभी भी लापरवाह की तरह अपने दिन बिताता था, एक उसने वो भी खो दिए हैं। ही इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, वो अब अपने खुद का मास्टर भी नहीं है ना, एंड इज़ बाउंड एंड बर्डन बाय द टी स्टील कनिस्तर ही नाउ ही कैरी, और जो उसने एक टी स्टील कनिस्तर उठा रखा है अपने कंधों पर, वो भी काफ़ी ज़्यादा भारी है। तो वो साहिब खुश नहीं हैं इस काम से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मेंशन एनी टू प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द बेंगल सेलर्स। बेंगल सेलर्स, जो फिरोज़ाबाद में बेंगल सेलर्स थे, वो क्या प्रॉब्लम फेस करते थे। तो इसका आंसर है, द बेंगल मेकर्स हैड टू वर्क इन अ ग्लास फर्नेस विद हाई टेम्परेचर्स इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। जो बेंगल मेकर थे वो काफ़ी ज़्यादा एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेंशन एनी टू प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, मेंशन एनी टू प्रॉब्लम फेस्ड बाय द बेंगल मेकर्स, बेंगल सेलर्स। तो जो
सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेंशन एनी 2 प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द बेंगल सेलर्स। सो फिरोज़ाबाद के बेंगल सेलर्स थे, वो क्या प्रॉब्लम फेस करते थे, वो इस क्वेश्चन में हमें बतानी है। तो इसका आंसर है, द बेंगल मेकर्स हैड टू वर्क इन अ ग्लास फर्नेस विद हाई टेम्परेचर्स एंड डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। जो बेंगल सेलर्स थे उनको क्या करना पड़ता था, वो काम करते थे ग्लास फर्नेस में, मतलब एक तो वो ग्लास की फैक्ट्री में काम करते थे विद हाई टेम्परेचर, और उसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा गर्म होता था, बहुत ही ज़्यादा हाई होता था, मतलब काफ़ी ज़्यादा गर्म माहौल होता था वहाँ पे। और डिंगी सेल्स मतलब काफ़ी ज़्यादा छोटे और गंदी जगह थी वो, मतलब गंदगी काफ़ी थी, और विदाउट एयर एंड लाइट, और बिना किसी लाइट के, बिना किसी हवा के वो उसमें काम करते थे। दे आर एक्सपोज टू वेरियस हेल्थ हैज़ार्ड्स लाइक लूजिंग देयर आईसाइट, और उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्थ कंडीशन से गुजरना पड़ता था, काफ़ी ज़्यादा उनको हेल्थ इशू होते थे, और क्या था, उनकी आंखें ख़राब हो जाती थी एज दे वर्क इन एबिशमल कंडीशन इन अ डार्क एंड डिंगी सेल्स। काफ़ी ज़्यादा गंदगी रहती थी वहाँ पे जहाँ भी ये काम करते थे, और काफ़ी ज़्यादा डार्क था, मतलब अंधेरा था, और काफ़ी ज़्यादा छोटी जगह थी। दे वर ऑल्सो कैच इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी burdened by the stigma of caste which they were born, and also catch in a various circle of साहूकार्स, मिडलमैन एंड पुलिसमैन। और एक तो वो जिस जाति में पैदा हुए थे वहाँ भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था जहाँ ये पैदा हुए हैं, और ऊपर से जो साहूकार्स और मिडलमैन पुलिसमैन थे वो भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान किया करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, गार्बेज हैज़ 2 डिफरेंट मीनिंग, वन फॉर द चिल्ड्रन एंड अनदर फॉर द अडल्ट्स। कमेंट। जो गार्बेज वो बीनते थे सीमापुरी में, उसके लिए दो मतलब हैं गार्बेज के, एक तो बड़ों के लिए और जो बच्चों के लिए। तो बड़ों के लिए क्या मतलब था और बच्चों के लिए उसका क्या मतलब था गार्बेज का। तो इसका आंसर है, फॉर द चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम वॉट इट मीन्स फॉर अडल्ट्स। मतलब गार्बेज का मतलब बड़ों के लिए अलग था और बच्चों के लिए अलग। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ अ रैप्ड इन वंडर, मतलब चिल्ड्रंस के लिए तो एक अद्भुत सी चीज़ थी ये कूड़े बीनना, ठीक है। देयर आइज लाइट अप व्हेन दे फाइंड अ रुपी और अ 10 रुपी नोट इन इट। उनकी आंखों में एक चमक आ जाती थी जब भी वो उसमें एक पैसे देखते थे, उन्हें मतलब कुछ पैसे मिल जाते थे, 10 रुपीज़ मिल जाते थे या कुछ भी मिल जाता था, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने लगता था ये चीज़ें सर्च करके। दे सर्च द गार्बेज एक्साइटेडली विद अ होप ऑफ फाइंडिंग समथिंग मोर, और इस एक्साइटमेंट में वो और ज़्यादा सर्च करते थे गार्बेज के, कुछ शायद उन्हें कुछ और भी मिल जाए। बट फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, लेकिन बड़ों के लिए इसका सिर्फ एक ही मतलब था, वो है जीवन यापन, एक सर्वाइवल, उन्हें सर्वाइव करना था कैसे भी, किसी भी कंडीशन में, ठीक है। तो ये दोनों के लिए अलग अलग मीनिंग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इट इज़ अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, वॉट इज़ द एटीट्यूड ऑफ द रैक पिकर्स ऑफ सीमापुरी टूवर्ड्स वियरिंग शूज़। मतलब ये उनके लिए एक ट्रेडिशन है, एक परंपरा है कि बिना जूतों के रहना। तो व्हाट इज़ द एटीट्यूड, मतलब रैक पिकर्स का एटीट्यूड क्या था सीमापुरी को बिना जूतों के रहने का, मतलब बिना जूतों के वो रहते थे, तो इसके लिए वो क्या बोलते थे। द रैक पिकर्स ऑफ सीमापुरी हैव डिफरेंट एटीट्यूड टूवर्ड्स वियरिंग शूज़, उनके लिए अलग अलग एटीट्यूड था। तो क्या था, वन बॉय डज नॉट फील लाइक वियरिंग शूज़, एक लड़के को तो मतलब शूज़ पहनना पसंद ही नहीं था, लेकिन दूसरा बॉय, अनोदर बॉय हु हैज़ नेवर ओन अ पेयर ऑफ शूज़ ऑल हिज लाइफ वांटेड देम, और जो दूसरा लड़का था उसके लिए उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी जूतों के 2 पेयर देखे ही नहीं, और लेकिन वो पहनना चाहता है जूते, मतलब उसने कभी तो वो एक जूता पहन लेता था और दूसरा पेयर किसी और जूते का पहन लेता था, तो उसने दोनों पेयर एक जूते के कभी देखे ही नहीं अपनी पूरी लाइफ में। बट द ऑथर फील्स इट्स नॉट लैक ऑफ मनी बट इट्स अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट फॉर दीज पुअर पीपल। लेकिन ऑथर को लगता था कि ये सिर्फ ये बहाने बता रहे हैं, मतलब जूते ना खरीदने के, ऐसा नहीं है कि वो उनके पास पैसों की इतनी कमी है कि वो जूते भी नहीं ले सकते, ये सिर्फ उनकी एक परंपरा है। और ये परंपरा भी क्यों है, क्योंकि वो इसीलिए पहनते हैं ताकि लोगों को देख के उन पर दया आ जाए, वो इसीलिए नहीं पहनते जूते ताकि लोगों को लगे कि ये नंगे पैर हैं और इनको देख के दया आ जाए और कुछ लोग उन्हें कुछ पैसे दे दें, और ये भी ऑथर ही बताती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर, डीप वाटर। तो डीप वाटर के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है,
हाउ डिड डॉगलेस फाइनली गेट रिड ऑफ द फियर ही हैड ऑफ वाटर। जो डॉगलस हैं इस पार्ट के लेखक हैं, उनको जो पानी से डर लगता था वो उन्होंने किस तरह से कम किया, मतलब उस पर काबू कैसे पाया अपने डर पे। तो इसमें है आंसर है इसका, द टेरर दैट सीज्ड डॉगलस बिकॉज ऑफ हिज मिस एडवेंचर विद वाटर ट्वाइस was no interested that he thought he sought professional help to overcome his fear। मतलब जो डॉगलस को डर लगता था फियर से, उन्होंने 2 बार उसको कम करने की ट्राई किया लेकिन उनसे ऐसा नहीं हुआ। तो इन्होंने इंटेंस दैट ही, उन्होंने एक प्रोफेशन को रख लिया अपनी हेल्प के लिए, अपने फियर को ओवरकम करने के लिए। ही इंगेज्ड अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर हु गेव हिम इंटेंसिव ट्रेनिंग फॉर 6 मंथ। उन्होंने एक प्रोफेशनल ट्रेनर को रख लिया, इंस्ट्रक्टर को रख लिया, जो उनको 6 महीने की ट्रेनिंग देता। टू इंश्योर ही ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर विच ही इवेंचुअली डिड। और उन्होंने इसको रखा इसलिए था ताकि वो देखता रहे कि ये इन्होंने अपनी ट्रेनिंग कैसी की है। टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर विच ही इवेंचुअली डिड, जो कि वो करना चाहते थे अपने फियर को ओवरकम, कि उस पर वो कैसा काम कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक प्रोफेशनल ट्रेनर को रखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द इंसिडेंट एट द YMCA पूल अफेक्ट डॉगलस। जो YMCA पूल पे इंसिडेंट हुआ था, उस इंसिडेंट ने डॉगलस को किस तरह से अफेक्ट किया। तो क्या था जी, डॉगलस अ 10-year-old बॉय, जब डॉगलस जो है वो 10 साल के थे, was standing alone at the YMCA pool when a big bully of a boy picked him up and tossed him into the deep end and once he was at the bottom of the pool। जो क्या, जब वो 10 साल के थे तो एक बड़ा सा बुली लड़का आया और उसने इन्हें उठा के, जो कि 18 साल का था, उसने इसे उठा के पानी में फेंक दिया और ये पानी में एकदम बॉटम में चले गए, पूल के एकदम बॉटम, मतलब पूल के एकदम नीचे वाले हिस्से में चले गए। और क्या हुआ उसके बाद, तो ही डिड मैनेज टू कम अप विद एक्सट्रीम डिफ़िकल्टी। वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई ऊपर आने में, लेकिन वो ऊपर आ गए। ही कुड नेवर अगेन गो बैक टू द पूल, और उसके बाद वो कभी पूल के पास नहीं गए। ही स्टार्टेड फियरिंग एंड अवॉइडिंग वाटर, और वो पानी से डरना उन्हें स्टार्ट हो गया और उन्होंने अवॉइड किया पानी के पास जाना। Whenever he went near water, a haunting terror would seize him। जब भी वो पानी के पास जाते थे और डरावना जो डर था उनका, वो उन्हें पकड़ लेता था, उन्हें जकड़ लेता था। ठीक है, तो ये इफेक्ट किया था उन्हें जब YMCA पूल में इंसिडेंट हुआ था वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड रियलाइज्ड दैट ही वॉज सिंकिंग, नाउ डिड ही प्लान टू सेव हिमसेल्फ। When Douglas realized that he was sinking, मतलब जब डॉगलस को लगा कि वो डूब रहे हैं तो उन्होंने क्या प्लान बनाया, टू सेव हिमसेल्फ, खुद को बचाने के लिए। When Douglas realized he was sinking, he was frightened out of his wits and it was then that he decided to make a big jump and come up to the surface। उन्होंने प्लान बनाया कि जब वो नीचे जाएंगे, पानी में जब वो नीचे चले जाएंगे तो वो एक बिग जंप लगाएंगे, एक बड़ी सी पैर से जंप लगाएंगे, ऊपर सरफेस पे आ जाएंगे। ही थॉट ऑफ फ्लाइंग फ्लैट ऑन वाटर ऑन अ सम टाइम एंड देन ही पेडल टू द एज ऑफ द पूल, और फिर वो पैडल मतलब पैर को चला करके पूल के एज पर आ जाएंगे। तो ये उनका प्लान था ऊपर आने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वॉट मिस एडवेंचर डिड विलियम डॉगलस एक्सपीरियंस एट YMCA पूल। जो YMCA पूल पे जो मिस एडवेंचर उनके साथ हुआ था, मिस एडवेंचर मतलब दुर्घटना, वो एक्सपीरियंस कैसा था, तो ये दिखाया है इसमें। तो इसका आंसर है, अ मिस एडवेंचर एट द YMCA पूल वेयर इन डॉगलस वॉज थ्रोन इन टू द डीपर एंड ऑफ द पूल बाय अ बिग ब्रूशर मेड डॉगलस अफेयर्ड ऑफ वाटर। तो YMCA पूल पे क्या हुआ था, वही जो एक बड़ा लड़का आया, उन्होंने इन्हें पानी में फेंक दिया और फिर ये वाटर से डरने लगे, पानी से डरने लगे। He went down into the water 3 times but failed to come up। उन्होंने 3 बार ट्राई किया पानी में जाने के लिए, लेकिन वो फेल रहे, मतलब वो जब भी जाते तो हर बार डूब जाते थे। तो he was ultimately saved, पर वो हर बार बच जाते थे। A terror of water developed in him as his lungs filled with water। और उन्होंने मतलब जो डर था पानी का
उस डर ने इनको जकड़ लिया था और इनकी लंग्स में पानी भर गया था। हिज हेड थ्रोब्ड एंड हिज legs felt paralyzed, thus making him fear of water permanently. इनके जो पाँव थे वो परमानेंट मतलब पैरालाइज हो गए थे, इनके पैर, उनके सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हुआ था, जो कि क्या बनाया था इसको, परमानेंटली पानी से डरने लगे थे उस इंसिडेंट के बाद ये। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड स्विमिंग इंस्ट्रक्टर बिल्ट अ स्विमर आउट ऑफ डॉगलेस? जो उन्होंने स्विमर रखा था सिखाने के लिए, उसने इनको स्विमर कैसे बनाया? इंस्ट्रक्टर ने डॉगलेस को स्विमर कैसे बनाया, उसने क्या क्या तरीके अपनाए, वही इस वाले क्वेश्चन में पूछा है। इसका आंसर होगा टू बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डॉगलेस द इंस्ट्रक्टर बिगेन हिज ट्रेनिंग। इंस्ट्रक्टर ने ट्रेनिंग शुरू की विद एक्सट्रीम कॉशन। ही अटैच्ड अ रोप टू द बेल्ट एंड पुट इन अराउंड डॉगलेस। और उसने ट्रेनर ने क्या किया कि इनके कमर के चारों ओर एक रोप बांध दी, जो कि मतलब बेल्ट से एक रोप जोड़ दी, उस मतलब रस्सी को अपने हाथ में रखा और इनको डॉगलेस को पानी में फेंक दिया, मतलब ताकि वो डूबे नहीं, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। द रोप वेंट थ्रू अ पुली दैट रैन एंड द ओवर हेड केबल। और उन्होंने उसको एक केबल से बांध दिया, सपोर्टेड बाय अ केबल से बांध दिया। दे वेंट टू एंड फ्रो इन अ पूल एंड प्रैक्टिस्ड फॉर वीक्स टुगेदर। और उन्होंने दोनों ने कितने, 1 वीक तक ऐसी प्रैक्टिस की पानी में रोप को बांध के। ठीक है, फिर क्या किया? द इंस्ट्रक्टर टॉक डॉगलेस टू पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल एंड टू रेज हिज नोज एंड इनहेल। और उन्होंने फिर उसके बाद क्या बोला कि जब तुम पानी में अंदर जाओ तो एक्सेल करना, और पानी की जब ऊपर आ जाओ तो इनहेल करना, मतलब पानी में अंदर अपनी सांस रोकना और जब पानी के ऊपर आओ तो अपनी सांस को छोड़ना। और फिर उसके बाद ये वही प्रैक्टिस करने लगे। फिर क्या हुआ? ही देन टॉट हिम टू किक इन अ वाटर फॉर मैनी वीक्स। और उसके बाद उन्होंने काफ़ी वीक तक उनको प्रैक्टिस कराई कि पानी में पैरों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, पैरों के कैसे मारा जाता है। फाइनली आफ्टर 7 months, और 7 महीने बाद, द इंस्ट्रक्टर टोल्ड हिम टू स्विम। और इंस्ट्रक्टर ने इन्हें पानी में स्विम करने के लिए बोल दिया। एंड द लेंथ ऑफ पूल डॉगलेस परसिस्टेंट फियर स्टार्टेड फेडिंग। और इसके बाद धीरे धीरे उनका फियर जाता रहा पानी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं द रेड ट्रैप। नेक्स्ट चैप्टर है द रेड ट्रैप। इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डिड द पेडलर थिंक दैट द वर्ल्ड वॉज अ रेड ट्रैप? मतलब पेडलर मतलब फेरी वाला जो था, उसको ऐसा क्यों लगता था कि जो पूरा वर्ल्ड है वो एक रेड ट्रैप है, पूरा वर्ल्ड एक चूहेदानी है, उसको ऐसा क्यों लगता था? द पेडलर कंसिडर्ड द होल वर्ल्ड एज अ बिग रेड ट्रैप। जो पेडलर को पूरा वर्ल्ड एक रेड ट्रैप लगता था, इट्स सोल पर्पस बीइंग टू सेट बेट्स फॉर पीपल। और इस पूरे वर्ल्ड का एक ही पर्पस है कि लोगों के लिए चारा तैयार करना। द जॉय एंड रिचेस of this world are nothing but tempting baits, and anyone who is tempting by them was captured by the rat trap which completely closed in on him। मतलब ये जो वर्ल्ड का मतलब है, जितने भी इसमें जॉय मतलब जितनी भी खुशियाँ और जितनी भी रिचेस, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें सिर्फ लोगों को फंसाने के लिए हैं। और जो भी इस जाल में फंस जाता है उसके लिए इस रेड ट्रैप के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं और वो इस रेड ट्रैप में फंस के ही रह जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट ऑफ द क्रॉफ्टर सरप्राइज द पेडलर एंड वाई? मतलब जो क्रॉफ्टर को क्या चीज़ पेडलर को क्या चीज़ सरप्राइज करती है क्रॉफ्टर की, और वो सरप्राइज क्यों करती है? तो इसका आंसर है, द पेडलर वॉज ऑलवेज शन्ड अवे वेर एवर ही वेंट। मतलब ऑलवेज जो पेडलर है वो कभी भी जिसके पास भी जाता था वो हमेशा उससे दूर कर दिया जाता था। मतलब पेडलर कभी भी किसी के पास जाता था तो वो उससे दूर, मतलब उसको दूर कर देता था कि तुम दूर जाओ। तो नो वन ट्रीटेड हिम विथ काइंडनेस एंड सो ही हैड लॉस्ट ऑल होप्स फॉर बीइंग शोन एनी काइंड ऑफ वार्मथ। तो मतलब उसको कोई भी ट्रीट नहीं करता था, काइंडनेस के साथ कोई ट्रीट नहीं करता था, तो इसने सारी होप खो दी थी कि उसको कोई इतने अच्छे से स्वागत करेगा या इतने अच्छे से उसकी कोई देखभाल वगैरह करेगा। तो इसने सारी होप खो दी थी। बट क्या हुआ? बट व्हेन ही अप्रोच्ड द क्रॉफ्टर्स रोड साइड कॉटेज, जब उसने क्रॉफ्टर का रोड साइड कॉटेज देखा, जब उसने क्रॉफ्टर का घर देखा रोड साइड, ही वॉज सरप्राइज्ड बाय द लेटर वार्म वेलकम एंड जेनरस हॉस्पिटैलिटी।
तो वो एकदम से ना सरप्राइज हो गया उसकी इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी देख के। उसने उसका इतने अच्छे से स्वागत किया, उसका वेलकम किया, उसको खाने के लिए मतलब उसको खाने के लिए भी पूछा और खाने के लिए दिया भी। तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब सरप्राइज हो गया इस सारी चीज़ें देख के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हाउ वॉज द पेडलर ट्रीटेड एट द क्रॉफ्टर्स कॉटेज। मतलब पेडलर को कैसे ट्रीट किया गया था क्रॉफ्टर के कॉटेज में। एट द क्रॉफ्टर कॉटेज द पेडलर वॉज वेलकम्ड वार्मली एंड रिसीव्ड जेनरस हॉस्पिटैलिटी। एक तो उसका काफ़ी अच्छे से स्वागत किया गया था, उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से स्वागत किया गया था, उसको वार्मली वेलकम किया गया था। द क्रॉफ्टर वॉज एज एन ओल्ड एंड लोनली मैन। और जो क्रॉफ्टर था वो एक बूढ़ा आदमी था और बिल्कुल अकेला रहता था। एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ गेटिंग द पेडलर्स कंपनी ओवर जॉयड हिम। और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था कि मतलब कोई उसके मतलब उसको कंपनी देने आया है। मतलब पेडलर उसको लग रहा था कि वो उसको कंपनी देने आया, वो काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ को देख के खुश हो गया। सो ही पावर्ड ऑल वार्मथ एंड फ्रेंडली कर्टेसी ऑन द पेडलर। तो उसने सारी जो भी उसकी जो मतलब फ्रेंडली मतलब उसके साथ वो इसलिए काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हो रहा था और काफ़ी ज़्यादा उसको वार्मली वेलकम कर रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है वॉट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वे। मतलब जो पेडलर का वे था, मतलब वो चोरी वगैरह करता था, तो उसका जो वे था वो चेंज कैसे हो गया, उसने चेंज क्यों किया। द पेडलर वॉज टच्ड बाय एडलास काइंड ट्रीटमेंट। जब एडला ने उससे इतना अच्छा काइंड ट्रीटमेंट तो अच्छे से उसको काइंड ट्रीटमेंट दिया, तो सी ट्रीटेड हिम लाइक अ कैप्टन इन स्पाइट ऑफ नोइंग हिज रियल आइडेंटिटी। मतलब वो जानती थी कि वो कैप्टन नहीं है, लेकिन फिर भी उसने उसको एकदम कैप्टन की तरह उसको आइडेंटिटी को पहचान के भी उसके इतने अच्छे से उसकी देखभाल वगैरह की, उसको इतने अच्छे से ट्रीट किया। दिस ऑक्वेंट द लेटेंट गुडनेस ऑफ हिज हार्ट बिकॉज ही वॉन्टेड टू शो एडला ही वॉज वर्थी टू द ऑनर ही हैड गिवन हिम सो ही फाइनली चेंज हिज वे। तो मतलब वो दिखाना चाहता था एडला को कि जो उसने उसके साथ काइंड व्यवहार किया है वो उसके लायक है, इसीलिए उसने अपना वे जो है वो चेंज कर दिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वाई डिड द पेडलर कीप टू द वुड्स आफ्टर लीविंग द क्रॉफ्टर्स हाउस हाउ डिड ही फील। मतलब उसको कैसा फील हुआ और उसने मतलब जब वो क्रॉफ्टर्स के कॉटेज से बाहर गया तो वो रोड के रास्ते ना जाकर वो जंगल में क्यों गया। सो आंसर होगा इसका द पेडलर डिस्कार्ड्स ऑफ पब्लिक हाईवे एंड कीप्स टू द वुड्स आफ्टर लीविंग द कॉटेज क्रॉफ्टर्स कॉटेज। मतलब उसने रास्ता चुना, हाईवे का रास्ता ना चुन के उसने मतलब जंगल में गया बिकॉज ही वॉन्ट्स टू अवॉइड बींग कैच विद द 30 क्रोनर्स। क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो 30 क्रोनर्स के साथ पकड़ा जाए। दैट ही हैड स्टोलन फ्रॉम द क्रॉफ्टर्स हाउस, जो कि उसने क्रॉफ्टर के घर से चुराए हैं। ही वॉक थ्रू मेजेस फॉर द फॉरेस्ट पाथ बट लेंस मोर ओवर नाउ हेयर। क्योंकि मतलब वो एक तो जंगल में जब वो गया था तो वो चारों तरफ जा रहा था, वॉक कर रहा था, लेकिन उसको चारों तरफ भूल भुलैया के जैसे रास्ते दिखाई दे रहे थे और वो अभी तक किसी भी रोड पे नहीं आ पाया था, मतलब उसको कोई भी रोड दिखाई नहीं दिया था। व्हेन ही रियलाइजेज ही वॉज बीन ट्रैप्ड ही फील्स एक्सट्रीमली टायर्ड एंड सिंकिंग टू द ग्राउंड इन डिस्पायर। जब उसको पता चला कि वो एक ट्रैप में फंस चुका है, जो ट्रैप वो समझता था कि पूरी दुनिया होल वर्ल्ड एक रेड ट्रैप है, वो उसी रेड ट्रैप में फंस चुका है। जब उसको ये पता चला तो उसको एक्सट्रीमली टायर्ड तो उसने काफ़ी थका हुआ महसूस कर रहा था और काफ़ी ज़्यादा उसे बुरा लगा था और वो उसी वजह से ग्राउंड पे वहाँ पे ज़मीन पे गिर गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। वाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन ऑफ द आयरन मास्टर। पेडलर ने आयरन मास्टर का इन्विटेशन क्यों मना कर दिया। तो इसका आंसर होगा द पेडलर डिक्लाइन द आयरन मास्टर इन्विटेशन बिकॉज ही हैड स्टोलन 30 क्रोनर्स ऑन हिम। क्योंकि उसने उससे 30 क्रोनर चुराए थे। he feared that he would be catch there for stealing the क्रॉफ्टर्स मनी। उसको डर लग रहा था कि जो उसने 30 क्रोनर्स चुराए हैं वो उस मनी के साथ पकड़ा ना जाए। फॉर द पेडलर गोइंग टू द मैनर हाउस ऑफ द आयरन मास्टर वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरीली इनटू द लायंस डेन। और
उसके घर पे मतलब उसके घर पे जाना, आयरन मास्टर के घर पे जाना उसको ऐसे लग रहा था जैसे शेर के आगे अगर कोई खुद से व्यक्ति चला जाए उसको ऐसे लग रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते। तो अब आते हैं अपने अगले चैप्टर पे। तो हमारा अगला चैप्टर है इंडिगो। पूरी बुक का आपका सबसे वाहियात चैप्टर मुझे ये लगता है। मुझे इस चैप्टर में कुछ भी समझ में नहीं आता, पता नहीं ये चैप्टर रखा ही क्यों है। चलिए पढ़ना तो पड़ेगा, अब दिया है तो। चलो इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड गांधी अग्री टू द प्लांटर्स ऑफर ऑफ 25% 25% रिफंड ऑफ द फार्मर्स। मतलब गांधी जी जो हैं वो प्लांटर्स के ऑफ़र पे क्यों राज़ी हो गए, जो कि 25% ही उनको रिफ़ंड कर रहे थे फार्मर्स को। सो इसका आंसर होगा, गांधी हैड आस्क्ड द इंडिगो प्लांटर्स फॉर 50% रिफंड टू द फार्मर्स बट दे ऑफर्ड ओनली 20%। मतलब गांधी जी ने बोला था कि 50% आप उसका रिफ़ंड कर दो, जो कि इंडिगो फार्मर्स को इंडिगो का जो रिफ़ंड है वो फार्मर्स को आप 50% कर दो, लेकिन जो ऑफ़र कर रहे थे लैंडलॉर्ड वो कर रहे थे सिर्फ 25%। तो गांधी जी स्टिल अग्रीड to their offer because for him the amount of his refund was of less important. More important was the fact that planters had been forced to the surrender part of their rights. So he agreed to their settlement. मतलब गांधी जी को लग रहा था कि हम इनको सिर्फ ये जताना चाहते हैं कि ये हमारे आगे झुक गए हैं, इसलिए हमारे लिए रिफ़ंड इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये अपने सरेंडर कर दें, हमारे अपने राइट्स को सरेंडर कर दें, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब पूरी लड़ाई उन्होंने गांधी जी ने लड़ी सिर्फ इसलिए थी ताकि किसानों को उनके पैसे वापस मिल जाएं, लेकिन यहाँ पे वो सिर्फ 25% सेटलमेंट पे ही राज़ी हो जाते हैं ताकि उन्हें झुकाना था, मतलब उन्हें सरेंडर करना था। व्हाट अ मैन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड गांधी हेल्प द पीजेंट फॉर चंपारण। गांधी जी ने चंपारण के पीजेंट की हेल्प किस प्रकार की। तो पूरा आंसर पढ़ लेती हूँ, काफ़ी बड़ा है पहले तो। एट चंपारण द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स फोर्स्ड ऑल द टेनेंट्स टू प्लांट 15% ऑफ देयर होल्डिंग with indigo and then surrender the entire harvest as rent. This increased the misery of the poor tenants, but when synthetic indigo was developed and indigo plantation was no longer profitable, the landlords obtained fresh agreement to sharecroppers to pay them compensation for releasing them from the 15% agreement. Gandhiji came in at this time and through non-violent civil disobedience we forced the landlords to refund 25% of the compensation money to the peasant. मतलब इस क्वेश्चन में वही बता गया है कि गांधी जी ने उनकी मदद कैसे की पीजेंट्स की। तो गांधी जी ने उनको 25% उनका कॉम्पेंसेशन वापस दिलाने में मदद की पीजेंट्स की, और जो वहाँ के जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे वो उनको सिर्फ, जो वहाँ के गरीब किसान थे उनको सिर्फ बोल रहे थे कि तुम हमारी खेतों पे काम करोगे और उसके बदले में तुम्हें सिर्फ 15% वो मिलेगा, कॉम्पेंसेशन मिलेगा। और उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे इंडिगो की खेती जो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होती है, क्योंकि जो वेस्टर्न मतलब लोग हैं ना वो उगाना चालू कर देते हैं इंडिगो, जो कि सिंथेटिक इंडिगो वहाँ पे चालू करना शुरू कर देते हैं। तो अब ये जो प्रॉफिट है, जो मतलब ब्रिटिश को प्रॉफिट हो रहा है, वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं रहा जो कि गरीब किसान उनको करके दे रहे हैं। तो इसीलिए वो सिंथेटिक इंडिगो से खुश हैं और बोलते हैं कि अब तुम अपने इसका कॉम्पेंसेशन दोगे। इसीलिए वो उनको देते हैं कि अब हम अपना एग्रीमेंट करते हैं उनके साथ साइन कि अब तुम सिर्फ हमारी ज़मीन पे काम करोगे और उस चीज़ का कॉम्पेंसेशन दोगे। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी समझने लायक तो इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं आता, मुझे नहीं आता, आपको पता नहीं आता नहीं आता। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वाई डिड द सर्वेंट्स थिंक्स गांधी जी टू बी अनदर पीजेंट। अब सर्वेंट जो है वहाँ के, उनको ऐसा क्यों लगता था कि गांधी जी भी दूसरे किसान है, मतलब जो उनके घर आए हैं वो दूसरा किसान है। तो इसका आंसर है इन पटना, जब पटना में राजकुमार शुक्ला लेड गांधी जी टू द हाउस ऑफ राजेंद्र प्रसाद हु इज़ अ लॉयर।
मतलब जब राजकुमार शुक्ला जो पीजेंट है, मतलब जो किसान हैं, गांधी जी को लेकर जाते हैं राजेंद्र प्रसाद के घर, जो कि उस समय एक लॉयर थे, बाद में जाके वो भी बने थे, क्या बने थे राष्ट्रपति, हाँ। उसके बाद वो राष्ट्रपति बनते हैं। तो मतलब लॉयर थे वो, तो क्या हुआ था, द सर्वेंट न्यू शुक्ला एज अ पुअर पीजेंट ऑफ चंपारण हु ऑफन केम टू द राजेंद्र प्रसाद हाउस एंड पेस्टर्ड हिम टू टेक अप द कॉज ऑफ indigo sharecroppers of Champaran. Since a simple clad Gandhiji accompanied Shukla, the servants mistook him टू बी अनदर पीजेंट। तो मतलब जो राजकुमार शुक्ला के घर जाते हैं राजकुमार शुक्ला लेके जाते हैं गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद के घर, तो जो पीजेंट मतलब उनका जो सर्वेंट है, राजेंद्र प्रसाद का जो नौकर है, वो गांधी जी को देख के उनको ऐसा लगता है कि ये भी शायद उनके साथ कोई दूसरा किसान आया है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि वो दूसरा किसान नहीं, वो गांधी जी हैं। क्योंकि इसीलिए नहीं समझ पाते क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल रहते हैं, गांधी जी काफ़ी ज़्यादा सिंपल थे और उनको देख के उनको लग रहा था कि ये भी कोई दूसरे किसान है, तो उनको वो नीचे बैठने के लिए भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ चंपारण इज़ वॉन व्हेन एंड वाई डिड गांधी जी एक्सक्लेम दिस। गांधी जी ने बोला था कि हम चंपारण की जो बैटल है वो जीत चुके हैं। गांधी जी ने ये कब और क्यों बोला था? When several prominent lawyers told गांधी जी that they were ready to follow him to jail, मतलब काफ़ी ज़्यादा वकीलों ने ये बोला था कि हम आपके साथ जेल तक जाने के लिए तैयार हैं। तो तब उन्होंने बोला था कि अब तो हम बैटल जीत चुके हैं, मतलब क्योंकि सारे लॉयर साथ आ गए थे और सब में एकता आ गई थी, तो गांधी ने बोला था कि अब तो हम बैटल जीत चुके हैं। तो गांधी जी एक्सक्लेम द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन। गांधी जी made this statement because he had been able to shake the lawyers out of their stupor and they were ready to support गांधी जी। क्योंकि सारे लॉयर अब गांधी जी को सपोर्ट कर रहे हैं और सारे साथ मिल के आ गए हैं, इसलिए उनको लगता है कि अब बैटल हम जीत चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड द चंपारण पीजेंट्स रिएक्ट व्हेन दे हर्ड दैट अ महात्मा हैड कम टू हेल्प हिम। उनको ऐसा, जो चंपारण के पीजेंट हैं, जब उनको पता चलता है कि एक महात्मा आया है जो कि उनकी हेल्प करेगा, तो वो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं? तो इसका आंसर है, एज द न्यूज़ ऑफ गांधी जी एडवेंट एंड द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड द पीजेंट, मतलब जब उनको पता चलता है कि वो उनके मिशन को स्प्रेड करने, उनके जो उनका मिशन है उसको फैलाने आए हैं, तो द पीजेंट बिगेन अराइविंग ऑन फूड बाय द कन्वीनियंस और टू गेट ग्लिम्सेस ऑफ देयर चैम्पियन। मतलब अपने चैम्पियन को वो इंकरेज करने के लिए आते हैं, मतलब बिना चप्पलों के भी आ जाते हैं, फूट मतलब पैरों के साथ आ जाते हैं। तो द लॉयर हु हैड रिप्रेजेंटेड टू पीजेंट्स ग्रुप्स इन कोर्ट ऑल्सो केम टू ब्रीफ गांधी जी। और जो लॉयर्स थे, जो मतलब पीजेंट्स का काम होता है, जो कोर्ट में लेके जाते हैं उनके केस को, पीजेंट के केस को, वो भी सारी डिटेल्स देने आए थे गांधी जी को। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाउ वॉज गांधी ट्रीटेड एट राजेंद्र प्रसाद हाउस। गांधी जी, ठीक है। तो हाउ डिड गांधी जी ट्रीटेड एट राजेंद्र प्रसाद हाउस, तो वो तो मैं आपको बता ही दिया था, दोबारा पता नहीं क्यों आ गया, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो देखिए, इन पटना शुक्ला लेड गांधी जी टू द हाउस ऑफ लॉयर राजेंद्र प्रसाद। ही वॉज आउट ऑफ टाउन, वो घर के बाहर थे, बट हिज सर्वेंट्स न्यू शुक्ला, उनका सर्वेंट शुक्ला को जानता था एज अ पुअर पीसेंट, गरीब किसान के तौर पे। हु पेस्टर्ड राजेंद्र प्रसाद देयर मास्टर, मतलब वो उसको पता था कि परेशान करते हैं मेरे मास्टर को आके, टू हेल्प द इंडिगो शेयरहोल्डर्स, कि हमारे किसानों की मदद करो, ये बोलता है वो आके। सो ही वॉज अलाउड टू स्टे देयर विद हिज कंपेनियन, बट गांधी जी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर, तो उन्होंने उसको पानी भी नहीं पीने दिया था उनके कुएँ का, फ्रॉम द वेल, मतलब कुएँ का पानी भी नहीं पीने दिया था, इसलिए उसने गांधी जी को। लेस्ट ही बीन अनटचेबल एंड सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम हिज बकेट पॉल्यूट द एंटायर सोर्स, उसको लग रहा था कि अगर वो कुछ पानी ले लेंगे तो पूरा पॉल्यूट कर देंगे पूरे उसको, कुएँ को, मतलब जब अनटचेबिलिटी चलती थी इसलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्स एज बीइंग रिजोल्यूट। तो इसका आंसर है, शुक्ला वांटेड गांधी जी टू विजिट चंपारण
to take up the cause of sharecroppers, but Gandhiji said he had appointments in कानपुर. जब राजकुमार शुक्ला ने बोला कि आप मेरे साथ चंपारण चलिए, वहाँ पे शेयर क्रॉपर्स की हालत काफ़ी ज़्यादा बेकार है, तो गांधी जी ने बोला था कि मेरी अपॉइंटमेंट है कानपुर में, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ. अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, जो कि अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में शुक्ला डिड नॉट लीव गांधी जी, लेकिन शुक्ला ने गांधी जी को नहीं छोड़ा. शुक्ला जी ने गांधी को नहीं छोड़ा क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अपनी बात पे अड़े हुए रहे थे कि मैं उनको लेकर ही वहाँ से जाऊँगा. तो साइड ऑफ वीक्स बिगिंग हिम टू फिक्स अ डेट ऑफ चंपारण, तो उन्होंने एक डेट फिक्स कर दी थी, हम इस तारीख को चंपारण चलेंगे. गांधी जी ने, गांधी जी वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिज डिटर्मिनेशन, और गांधी जी को इम्प्रेस किया था उनकी डिटर्मिनेशन में, मतलब उनकी कितनी शिद्दत थी कि वो हर जगह उनके पीछे जा रहे थे. तो गांधी जी को ये चीज़ अच्छी लगी थी, उनकी डिटर्मिनेशन एंड रिजोल्यूटनेस. एंड शुक्ला फाइनली मैनेज टू कन्वींस गांधी जी टू अकम्पनी हिम टू चंपारण, और फाइनली शुक्ला जी ने गांधी जी को आने के लिए चंपारण मना लिया था. चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं. तो नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं क्या होने वाला है. नेक्स्ट चैप्टर है पोइट्स एंड पैनकेक्स. तो इसका चैप्टर का नंबर 1 क्वेश्चन आंसर देखते हैं. इसका पहला क्वेश्चन है, वाई इज़ द इंग्लिश मैन विजिट रेफर टू अस अनएक्सप्लेन मिस्ट्री. अनएक्सप्लेन मिस्ट्री का मतलब होता है अस्पष्ट रहस्य. ऐसा कौन सा रहस्य था जो किसी को नहीं पता था. तो जो इसका आंसर है, द विजिट ऑफ इंग्लिश मैन रेज्ड मैनी क्वेरीज एंड डाउट्स इन द माइंड्स ऑफ दोज हु वर वर्किंग इन अ जेमिनी स्टूडियो. तो जो इंग्लिश मैन की विज़िट थी वो काफ़ी ज़्यादा मतलब सवाल खड़े कर रही थी, और काफ़ी ज़्यादा लोगों के मन में डाउट आ रहे थे. किसके डाउट आ रहे थे? जो कि जेमिनी स्टूडियो में जो लोग काम कर रहे हैं उनके मन में काफ़ी ज़्यादा डाउट आ रहे थे कि ये आया क्यों है और ये कौन है, इसको कोई नहीं जानता, उसकी भाषा भी अलग है, कुछ और ही भाषा में बात कर रहा है. तो क्या है, द इंग्लिश मैन नेम वॉज अनफेमिलियर एंड हिज क्रेडेंशियल टू वर अनकन्फर्म. मतलब एक तो उनकी आने की वही किसी को नहीं पता कि आए क्यों हैं इंग्लिश मैन, और ये क्यों, इनका नाम क्या है, ये भी किसी को नहीं पता था. तो नो वन कुड अंडरस्टैंड हिज स्पीच, सो एवरी वन wondered why he had come to film studio that he made Tamil films for simple people who had no interest in English poetry. तो सबको लग रहा था कि ये ऐसे स्टूडियो में क्यों आए हैं जहाँ पे सिर्फ सिंपल लोगों के लिए हम तमिल फिल्म बनाते हैं, और इनकी इंग्लिश पोइट्री में यहाँ पे किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है. तो इसीलिए उनकी विजिट जो है वो अनएक्सप्लेन मिस्ट्री बन गई. तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज सुबू कंसिडर्ड नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो. तो इसका आंसर होगा, सुबू वॉज अ गो गेटर एंड मेड अ पोजिशन फॉर हिमसेल्फ इन अ स्टूडियो बाय पुशिंग हिज वे टू द फोरफ्रंट विद फ्लैटरी. मतलब उसने चापलूसी के साथ जेमिनी स्टूडियो में अपनी पोजीशन खुद के दम पर नंबर 2 बना रखी थी. मिस्टर वासन वॉज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो. मिस्टर वासन बॉस हैं जेमिनी स्टूडियो के. एंड सुब्बू हिज राइट हैंड मैन. और सुब्बू कौन बन गया था? इनका राइट हैंड बन गया था. बिकम द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो. वो उस स्टूडियो का नंबर 2 भी बोलते थे सब उसको. सुब्बू यूज हिज एंटायर क्रिएटिविटी टू हिज बॉस एडवांटेज. और सुब्बू जो है वो अपनी सारी क्रिएटिविटी दिखा देता था अपने बॉस के फ़ायदे के लिए. ही वॉज अ मल्टी फेस्टेड जीनियस एंड इफ़ अ प्रोड्यूसर वॉज नॉट सेटिस्फाइड, सुब्बू वुड कम अप एंड विथ 14 अल्टरनेटिव्स. जब प्रोड्यूसर अपने किसी भी रोल को लेके सेटिस्फाइड नहीं होता था तो सुब्बू आता था अपने 14 तरीके लेके, कि 14 तरीके थे उसके पास कि ये 14 तरीके ट्राई करो, शायद इससे काम बन जाए. विद सुब्बू अराउंड फिल्म मेकिंग बिकम अ sheer pleasure. Moreover, Subbu gave direction and definition of Gemini Studios during its golden years. और सुब्बू ने अपने इन गोल्डन ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा मदद की थी. जो भी जेमिनी स्टूडियो में लोग काम कर रहे थे, जो डायरेक्शन की मदद थी, उसने इन सब के बारे में सबको बताया था. तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. हु वॉज द इंग्लिश मैन विजिटर टू द स्टूडियो एंड वॉट वॉज द पर्पस ऑफ हिज विजिट. मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. तो द इंग्लिश मैन हु विजिटेड द स्टूडियो वॉज स्टीफन स्पेंडर. जो विजिटर्स उसमें आया था स्टूडियो में उसका नाम था स्टीफन स्पेंडर. ही वॉज एन इंग्लिश
पोइट, और जो कि एक इंग्लिश के पोइट हैं, एंड द एडिटर ऑफ द ब्रिटिश पेरियोडिकल द एनकाउंटर, और जो कि ब्रिटिश पेरियोडिकल मतलब वहाँ की जो पत्रिका है द इनकाउंटर, मतलब जो अखबार का नाम होगा वहाँ के, तो द इनकाउंटर उसके वो संपादक भी हैं। ही विजिटेड द स्टूडियो टू डिलीवर अ स्पीच एट द इन्विटेशन ऑफ मिस्टर वाशन, वो मिस्टर वाशन के इन्विटेशन पे वहाँ पर स्टूडियो में स्पीच देने के लिए आए थे। हु वॉज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो, जो कि जेमिनी स्टूडियो के बॉस हैं। ही वॉज अनेबल टू इस्टेब्लिश अ रैपोर्ट विद हिज डेजिंग ऑडियंस, जो कि अपनी ऑडियंस को बिल्कुल भी अपने तरफ नहीं कर पाए थे, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं था वो क्या बोले जा रहे हैं। नो वन रियली अंडरस्टूड द पर्पस ऑफ हिज विजिट, किसी को भी उनकी विजिट का कोई पर्पस पता ही नहीं था। इवन हिज आइडेंटिटी वॉज डिस्कवर्ड बाय अशोक मित्रन ईयर्स लेटर, दैट टू बाय श्योर चांस, जबकि बावजूद उनकी आइडेंटिटी जो है वो अशोक मित्रन ने कई सालों बाद पता की थी, वो भी एक तरह से कर ली थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव वन एग्जाम्पल टू शो दैट जेमिनी स्टूडियो वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्ले स्टेज बाय MRA। MRA मतलब मॉरल रिआर्ममेंट आर्मी। जो मॉरल रिआर्ममेंट आर्मी के 2 प्ले होते थे, प्ले मतलब पहले तो एग्जाम्पल ही देने हैं। एग्जाम्पल देना है कि जेमिनी स्टूडियो में मतलब जो जेमिनी स्टूडियो के लोग थे वो इन्फ्लुएंस्ड क्यों थे MRA से, मॉरल रिआर्ममेंट में से क्या थे, इन्फ्लुएंस्ड क्यों थे। ठीक है, तो इसका आंसर है द MRA स्टेज्ड 2 प्लेज। जो MRA है, मॉरल रिआर्ममेंट आर्मी, जब आई थी जेमिनी स्टूडियो में तो वो 2 प्ले करती थी, जोनाथन वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर। दीज वर प्रेजेंटेड इन अ मोस्ट प्रोफेशनल मैनर, जो कि मोस्ट प्रोफेशनल मैनर से प्ले करती थी वो। ठीक है, द 600 more strong Japanese family saw these play numerous times, मतलब जो 6000 लोग थे जो जेमिनी स्टूडियो में काम कर 600 मतलब 600 लोग थे जो जेमिनी स्टूडियो में काम कर रहे थे, उन लोगों ने काफ़ी टाइम्स ये देखा था प्ले। ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर फेब्यूलर सेट्स ऑफ कस्टम्स, मतलब जो कि काफ़ी अच्छे से वो डिज़ाइन करते थे। फॉर ईयर्स द जेमिनी स्टूडियो कॉपीड द सेट्स ऑफ कस्टम्स इन अ मैनर ऑफ जोनाथन वैली, जो कि जेमिनी स्टूडियो ने भी कॉपी करके अपने जेमिनी स्टूडियो में वही चला रहे थे जोनाथन वैली के, जो उन्होंने कॉपी किए थे। जोनाथन वैली कॉपी किया था उन्होंने मॉरल रिआर्ममेंट आर्मी से, और उसके बाद वो उसको ही कंटिन्यू किए जा रहे थे। ऑल्सो द सेम ईयर्स ऑलमोस्ट ऑल तमिल प्ले हैड अ सीन ऑफ सनराइज एंड सनसेट ऑन द मैनर ऑफ जोनाथन वैली, और वो सारे जो उनके मैनर क्या था, जो उनका सनराइज़ का सिस्टम था और जो सनसेट का जो भी मतलब सेट पे वो लगाते थे जो भी चीज़ें, वही सारी ये लोग भी करने लगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड द ऑथर डिस्कवर हु द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो वॉज, मतलब ऑथर ने कैसे डिस्क्राइब किया, कैसे पहचाना कि इंग्लिश विजिटर जो स्टूडियो में आया था वो कौन था। तो इसका आंसर है ईयर्स लेटर, कई सालों बाद, व्हेन अशोक मित्रन वॉज आउट ऑफ जेमिनी स्टूडियो, जब अशोक मित्रन स्टूडियो के बाहर थे, ही बाउट अ पाइल ऑफ अ ब्रांड न्यू बुक्स एट द रिड्यूस्ड प्राइस फ्रॉम द फुटपाथ इन फ्रंट ऑफ मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस, मतलब पोस्ट ऑफिस के सामने मद्रास माउंट रोड पे जो फुटपाथ पे बैठे लोग बुक सेल कर रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्रांडिंग्स बुक हैं जो काफ़ी लो प्राइस पे मिल रही हैं। इन अ बुक, एक बुक थी जिस पे लिखा था द गॉड दैट फेल्ड, 6 एमिनेंट राइटर्स हैड डिस्कवर्ड देयर जर्नी इनटू कम्युनिज्म। अब साम्यवाद पे 6 राइटर्स ने उस पर डिस्क्राइब किया हुआ था उस बुक में। ठीक है, बुक का नाम क्या था, द गॉड दैट फेल्ड। इट वॉज इन हिज बुक्स दैट ही केम अक्रॉस द नेम ऑफ स्टीफन स्पेंडर, और उसी बुक से उनको नाम पता चला था स्टीफन स्पेंडर का। एंड फाइनली डिस्कवर्ड द आइडेंटिटी ऑफ इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो, और फाइनली उनको पता चल गया कि ये वही है जो जेमिनी स्टूडियो में आए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, वाई वॉज द जेमिनी ऑफिस बॉय डिसअपॉइंटेड विद हिज जॉब इन अ जेमिनी स्टूडियो। ऑफिस बॉय डिसअपॉइंट क्यों था अपनी जॉब्स को लेके। पहली बात तो ये ऑफिस बॉय नहीं था, इसकी उम्र 40 साल की थी, तो ऑफिस बॉय तो बोलते ही हैं फिर भी। चलो तो देखते हैं आंसर क्या है। द ऑफिस बॉय हैड कम टू द वर्क इन अ जेमिनी स्टूडियो in a hope that becoming a star or a renowned screenwriter
डायरेक्टर और लिरिसिस्ट। उसको लग रहा था कि जब वो स्टूडियो में काम करेगा, एक होप लेके आया था कि वो शायद कोई स्टार बन जाए जिसको सारे लोग पहचाने, या शायद स्क्रीन राइटर बन जाए, डायरेक्टर बन जाए, या फिर लिरिसिस्ट बन जाए। बट ही फेल्ट डिसअपॉइंटेड, लेकिन वो डिसअपॉइंट हो गया क्योंकि इन स्पाइट ऑफ हैविंग क्रॉस्ड द एज ऑफ 14, मतलब उसको 40 साल बीत चुके थे, ही हैड नॉट बीन एबल टू फुलफिल एनी ऑफ हिज ड्रीम्स, और वो अपनी 40 साल की जॉब में अपने कोई भी ड्रीम्स को फुलफिल नहीं कर पाया था। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है द इंटरव्यू। द इंटरव्यू के क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डिड अम्बर्टो इको प्रेफर हिमसेल्फ टू बी कॉल्ड एन एकेडमिकल देन अ नॉवलिस्ट। मतलब अम्बर्टो इको को खुद को एकेडमिक कम्युनिटी का बोलने का अच्छा क्यों लगता था रेदर देन नॉवलिस्ट। मतलब उनको नॉवेलिस्ट कहना अच्छा क्यों नहीं लगता था जब लोग उनको नॉवलिस्ट बोलते थे, और उन्हें क्यों अच्छा लगता था जब उन्हें लोग एकेडमिकल बोलते थे। तो इसका आंसर है, डिस्पाइट अचीविंग फेम एज अ नॉवलिस्ट, इको प्रेफर टू एसोसिएट हिमसेल्फ विद द एकेडमिक कम्युनिटी। मतलब इतनी ज़्यादा उन सक्सेस पाने के बाद भी, नॉवेल से इतनी ज़्यादा सक्सेस पाने के बाद भी वो खुद को प्रेफर करते थे कि उनको लोग एकेडमिक कम्युनिटी से जुड़ा हुआ बताएं, बिकॉज हिज नॉन फिक्शनल वर्क ऑक्यूपाइड हिम फॉर द फर्स्ट 50 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। क्योंकि उनके जो नॉन फिक्शनल वर्क है, मतलब जो कि वो एकेडमिक मतलब प्रोफेसर हैं, तो उनको अच्छा लगता, उनका प्रोफेसर उन्होंने अपने ज़िंदगी के शुरुआती 50 सालों तक वही काम किया है, वो एक प्रोफेसर रहे हैं, तो उनको इसलिए अच्छा लगता था कि लोग उन्हें सिर्फ एक एकेडमिक के रूप में ही जाने। ही रोट हिज फर्स्ट नॉवेल एट द एज ऑफ अराउंड 50, और उन्होंने अपनी नॉवेल 50 साल की उम्र में लगभग लिखी है। ही आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ मोर विद द एकेडमिक कम्युनिटी and resolute the writing fictional only when he was pursuing some scholarly work। और वो लिखते सिर्फ तभी थे जब उनके पास कोई स्कॉलरली वर्क नहीं होता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द रीज़न फॉर द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नॉवल द नेम ऑफ द रोज़। द नेम ऑफ द नोज नॉवल की सक्सेस होने का रीज़न क्या है? तो आंसर है, देयर इज़ नो वन रीज़न फॉर द ह्यूज सक्सेस ऑफ नॉवल द नेम ऑफ द रोज़। इसका मतलब नॉवेल के फेमस होने का कोई एक रीज़न नहीं है, इसके काफ़ी सारे रीज़न हैं। तो अम्बर्टो इको बताते हैं, अम्बर्टो इको हिमसेल्फ कॉल्स इट्स सक्सेस अ मिस्ट्री। और अम्बर्टो इको खुद बताते हैं कि इसकी सक्सेस एक मिस्ट्री है। इट इज़ पॉसिबल दैट इज़ डिटेक्टिव स्टोरी दैट डिलीव्ड इनटू metaphysics, theology and medieval history interested one reader because the time in which it was written was most appropriate, neither a decade earlier nor a decade later। मतलब जो इसका टाइम है, इसका टाइम है जो लिखा गया था, वो ना तो एक भी डिकेड के बाद लिखा गया था और ना ही एक ही डिकेड के पहले। मतलब एकदम अप्रोप्रिएट टाइम था जब ये बुक लिखी गई थी। तो शायद उस टाइम के लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड थे थियोलॉजी जानने के लिए, मेटाफिज़िक्स जानने के लिए और मीडिएवल हिस्ट्री जानने के लिए, इसलिए हो सकता है इसकी इतनी ज़्यादा ह्यूज सक्सेस इस बुक को मिली। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ड्रॉबैक्स ऑफ इंटरव्यू हैव बीन पॉइंटेड आउट बाय लुइस कैरोल। मतलब लुइस कैरोल ने इंटरव्यू देने के क्या क्या कमियां बताई। तो लुइस कैरोल कंसिडर इंटरव्यूज़ एज एन अनवारंटेड इंस्टीट्यूशन। मतलब एक ज़बरदस्ती की घुसपैठ बताते हैं ये किसी की लाइफ में है इंटरव्यू की। दैट इज़ इमोरल, मतलब जो कि इमोरल है, एंड एन ऑफेंस अगेंस्ट हिज पर्सन, और एक पर्सन के खिलाफ ये ऑफेंस है। ही शन्ड इंटरव्यूज़ फॉर द फियर ऑफ बीइंग प्रोजेक्टेड एज लार्जर देन लाइफ। और वो इसलिए भी बताते हैं क्योंकि जब एक इंटरव्यू कोई व्यक्ति लेता है तो अपनी लाइफ का लार्जर पार्ट बता देता है। हिज वेहीमेंट रिफ्यूज़ल फॉर इंटरव्यू, और ये एक ज़ोरदार मना करते हैं किसी को भी इंटरव्यू देने के लिए। enabled him to keep his fans as well as interviews at the arm's length। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, वाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स हेट टू बी इंटरव्यूड। मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर, मतलब जो सेलिब्रिटी राइटर हैं वो इंटरव्यू देने से
मना क्यों करते हैं, मतलब हेट क्यों करते हैं, नापसंद क्यों करते हैं इंटरव्यू देना। तो मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटी राइटर्स सन इंटरव्यूज एज दे फील दैट इंटरव्यूज लीड्स अ डिसअपियरिंग डिसपैरेगिंग इफेक्ट ऑन देयर पर्सनैलिटीज़, मतलब उनकी पर्सनैलिटी पे बुरा असर पड़ता है। मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज़ ये मानते हैं। दे कंसिडर दैम एज एन इंक्रोचमेंट ऑन देयर प्राइवेसी, और अपनी प्राइवेसी में भी घुसपैठ मानते हैं। राइटर्स लाइक वी.एस. नायपॉल, राइटर्स वी एस नायपॉल राइटर्स जैसे फील दे आर बीइंग बाउंडेड बाय इंटरव्यू एंड थस लूजिंग अ पार्ट ऑफ देमसेल्फ। और वी.एस. नायपॉल जैसे लेखक मानते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा खो दिया है इंटरव्यू देते समय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट डिड द पब्लिशर थिंक ऑफ द नेम ऑफ द रोज़, और जो पब्लिशर थी नेम ऑफ द रोज़ की वो क्या सोचती है। द अमेरिकन पब्लिशर ऑफ द नेम ऑफ द रोज़ लव्ड एंड लाइक द नॉवल बट डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सेल मोर देन 3000 कॉपीज़। जो अमेरिकन पब्लिशर्स थी इसकी, वो सोचती है कि ये बुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और उसको वो पसंद भी करती है, लेकिन उसको लगता है कि इस बुक की 3000 कॉपी से ज़्यादा बुक बिक नहीं सकती। नो वन गोज़ टू बी कैथेड्रल और स्टूडियोज़ लेटिन अमेरिका टू इट वॉज रियली डिफ़िकल्ट टू सेल सच अ नॉवल देयर, मतलब उनको लगता है कि यहाँ पे कोई भी कैथेड्रल चर्च नहीं जाता और ना ही कोई लैटिन अमेरिका जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कॉपीज़ बिकेंगी अमेरिका में। बट द पब्लिशर्स वॉज प्रूव्ड रॉन्ग एज 2 or 3 millions कॉपी ऑफ द नॉवल वर सोल्ड इन अमेरिका। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है जब उसको पता चलता है कि उसकी, मतलब वो गलत प्रूव हो जाती है, वो रॉन्ग प्रूव हो जाती है, क्योंकि उसकी 2 से 3 मिलियन 2 से 3 करोड़ कॉपी जो है सिर्फ अमेरिका में ही सोल्ड हो जाती हैं। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, गोइंग प्लेसेस, इसके क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ये हमारा लास्ट चैप्टर है इस बुक का। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डिडेंट सोफ़ी वॉन्ट जेंसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विद डैनी, मतलब सोफ़ी क्यों चाहती थी कि जेंसी को उसकी स्टोरी के बारे में कुछ पता ना चले, जो डैनी कैसी से उसकी कहानी, मतलब जो उससे मिली है उसके बारे में जेंसी को कुछ पता ना चले, वो क्यों चाहती थी। जेंसी टोल्ड सोफ़ी दैट जियोफ हैड गिवन हर द न्यूज़ ऑफ हर मीटिंग विद डैनी कैसी। अब जेंसी सोफ़ी को बताती है कि जियोफ ने, उसका मतलब उसका भाई सोफ़ी का, जियोफ ने उसको बता दिया है कि वो डैनी कैसी से मिली थी, उसकी स्टोरी के बाद में उसने बता दिया है। और सोफ़ी क्यूज्ड जियोफ फॉर टेलिंग जेंसी दिस बिकॉज इट वॉज मीन टू बी समथिंग स्पेशल बिटवीन जियोफ एंड हर, मतलब सोफ़ी को लगता था कि वो सिर्फ अपने मतलब जियोफ को बता सकती है और जियोफ उसके लिए स्पेशल है और वो किसी से भी कुछ नहीं कहेगा, लेकिन उसने उसको बता दिया तो वो इसलिए उसको कोसती है, जियोफ को कोसती है। इट वॉजेंट द जेंसी काइंड ऑफ थिंग्स और एट ऑल, और वो कहती है कि जेंसी वॉज नोसी एंड नाउ द होल नेबरहुड वुड कम टू नो हर स्टोरी, और जेंसी अब पूरे नेबरहुड को उसकी स्टोरी के बारे में बता देगी। वो इसलिए नहीं चाहती थी कि जेंसी को उसकी स्टोरी पता चले। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड सोफ़ी टेल जियोफ अबाउट हर स्टोरी विद डैनी कैसी, सोफ़ी क्या बताती है जियोफ को अपनी उसकी मीटिंग के बारे में विद डैनी कैसी। तो सोफ़ी बताती है, सोफ़ी बताती है जियोफ को दैट शी हैड मेट डैनी कैसी, कि वो डैनी कैसी से मिली है। द वंडर फुटबॉलर, जो कि एक अद्भुत फुटबॉलर है। एज शी वॉज लुकिंग एट द क्लोथ्स इन अ शॉप्स विंडो, जब वो एक दुकान की खिड़की पे कपड़े देख रही थी तो कैसी केम एंड स्टूड बिसाइड हर, और डैनी कैसी आके उसके पीछे आके खड़ा हो गया। जियोफ डिड नॉट बिलीव हर, और जियोफ उसकी बात पे विश्वास नहीं करता है। सोफ़ी देन वेंट ऑन द टेल हिम दैट कैसी हैड ग्रीन एंड जेंटल आइज एंड ही वॉज नॉट वेरी टॉल, और उसको बताती है कि वो ज़्यादा लंबा नहीं है, उसकी ग्रीन आइज़ और वेरी जेंटल आइज़ है, मतलब काफ़ी नेचुरल आइज़ है उसकी। और उसका क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारा, डिड जियोफ कीप हिज प्रॉमिस टू सोफ़ी, वाई डू यू नो, तुम्हें ऐसे, मतलब पहले तो क्वेश्चन है कि क्या जियोफ ने प्रॉमिस निभाया जो उसने सोफ़ी से किया था, और हाउ डू यू नो, मतलब तुम्हें कैसे पता।
तो आंसर है इसका नो। जियोफ डिड नॉट कीप हिज प्रॉमिस टू सोफ़ी। जियोफ ने उसका प्रॉमिस नहीं निभाया, सोफ़ी के साथ किया हुआ प्रॉमिस। ही टोल्ड सोफ़ी सीक्रेट टू जेंसीज ब्रदर। उसने सोफ़ी का सीक्रेट जेंसी के ब्रदर फ्रैंक को बता दिया। जेंसीज ब्रदर फ्रैंक, हु इन टर्न टोल्ड जेंसी अबाउट इट, और जिसके बारे में उसके भाई ने मतलब फ्रैंक ने जेंसी को बता दिया। वी नो दिस बिकॉज, हमें ये पता है क्योंकि जेंसी क्वेश्चन सोफ़ी अबाउट हर मीटिंग विथ फुटबॉलर। क्योंकि हमें ये पता है क्योंकि जेंसी क्वेश्चन करती है सोफ़ी से उसकी मीटिंग के बारे में, फुटबॉलर से जो मीटिंग हुई थी। डैनी कैस्की एंड सोफ़ी स्टार्टेड दैट जेंसी नो अबाउट द मीटिंग, और अब डैनी कैसी की मीटिंग के बारे में जेंसी को भी पता चल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड सोफ़ीज फादर रिएक्ट व्हेन जियोफ टोल्ड हिम अबाउट हर स्टोरी विद डैनी कैसी। सोफ़ी के फादर क्या रिएक्ट करते हैं जब जियोफ उनको ये बात बताता है कि सोफ़ी डैनी कैसी से मिली है। तो व्हेन जियोफ टोल्ड देयर फादर अबाउट सोफ़ीज मीटिंग विद डैनी कैसी, ही डिड नॉट बिलीव इट। वो उन पर विश्वास नहीं करते क्योंकि सबको लगता है कि वो खुद ही बातें बनाती रहती है। एंड सस्पेक्टेड इट वॉज वन ऑफ सोफ़ी वाइल्ड स्टोरी, जो कि उसकी मनगढ़ंत कहानी है सोफ़ी की, वो ये समझते हैं। ही वॉज फिल्ड विथ डिस्टेन एंड डिड नॉट वॉन्ट टू इंकरेज हर इन एनी वे, और वो उसको किसी भी तरह से उस बात मतलब उसको ऐसा नहीं दिखाना चाहते कि वो सच मानने लगे। सो ही वॉन्ट हर टू कीप हर सेल्फ आउट ऑफ एनी काइंड ऑफ ट्रबल, और वो उससे मना करते हैं कि तुम अगर ऐसे ही कोई भी बात बनाती रहोगी तो तुम एक दिन काफ़ी ज़्यादा बड़े ट्रबल में फंस जाओ, काफ़ी ज़्यादा बड़े उसमें फंस जाओगी तुम, किसी में भी जो फंसते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन है इसका, वाई डिड सोफ़ी लाइक हर ब्रदर जियोफ मोर देन एनी अदर पर्सन। अब सोफ़ी को अपना भाई जियोफ क्यों अच्छा लगता है किसी भी अदर पर्सन, कोई भी अदर पर्सन के। फॉर सोफ़ी हर ब्रदर जियोफ वॉज ओनली पर्सन हु लिसन टू हर फैंटेसाइजिंग एंड लॉन्ग चेरिशेस ड्रीम्स। मतलब उसको इसीलिए वो अच्छा लगता है क्योंकि वो उसके सारी बातों पे विश्वास कर लेता है, उसकी सारी फैंटेसाइजेस को सुनता है और सारी उसकी मनगढ़ंत कहानियों पे विश्वास करके रखता है, और वो किसी को भी नहीं बताता है। शी ओनली ट्रस्टेड जियोफ टू कीप ऑल हर सीक्रेट टू हिमसेल्फ, और वो सारी सीक्रेट उसको बताती है क्योंकि वो किसी को बताता नहीं है, लेकिन जियोफ जेंसी के ब्रदर फ्रैंक को बता देता है, इसलिए वो उसका भाई उस पर विश्वास करने लायक नहीं है। चलिए इसी के साथ ये ख़त्म करते हैं, मेरा गला ख़राब हो गया। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी ये आई है सिर्फ फ्लेमिंगो बुक की वीडियो, और इसके बाद आपको सारी स्टोरीज़ जो मतलब सारी पोम है उनकी वीडियो एक और आएगी, और उसके बाद आएगी दूसरी बुक की आपकी वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और अच्छी ना भी लगी हो तो भी लाइक कीजिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है इसमें। बाय, मिलते हैं।